फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं। पहला जो एडिटोरियल रहेगा कि क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत गए, है ना। जकार्ता में हम लोग 70 जीते थे और इस बार देखो 107 मेडल जीते हैं, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा और इसका श्रेय भारत सरकार को भी जाता है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने अपने तरीके से बहुत ही अच्छा काम किया है एथलीट लोग के लिए, समझे स्टूडेंट। एथलीट लोग के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सारा पैसे। जैसे नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते तो उसके बाद नीरज चोपड़ा को अलग से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया बाहर यूरोपियन कंट्री में, उसके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च किया गया है। तो जाहिर सी बात है यदि कोई भी सरकार स्पोर्ट्स प्लेयर के ऊपर खर्च करेगा तो इस तरह का आउटकम देखने को मिलेगा हमें, जो कि इस बार हमें मिला है। तो ये भारत की फ़ख्र की बात है, भारत के लिए गर्व का विषय है स्टूडेंट कि पहली बार इतना ज़्यादा हम लोग मेडल जीते हैं और हमारा जो रैंक है वो 4था नंबर में है। फर्स्ट चाइना हुआ, फिर जापान हुआ, फिर साउथ कोरिया हुआ, उसके बाद हम हैं, इंडिया है। जकार्ता में 70 मेडल जीते थे। अब कहोगे कि सर मेडल्स क्या है? मेडल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे। मेडल जीतना बहुत गर्व का विषय हो सकता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो वही रिकॉर्ड मेडल्स एट हांगझोउ ड्यू टू खेलो इंडिया TOP प्रोग्राम एंड कंसिडर्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो 372 में क्या पढ़ेंगे हम लोग। 372 हम समझने का प्रयास करेंगे। चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है, वेस्टर्न पावर चाह के भी इसके पावर को ना कम नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। और जो चाइना किया है, चाहे चाइना API में जो तरक्की किया है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, चाहे चाइना ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में सबसे आगे है, चाहे वो सोलर पैनल्स का बात कर लो, चाहे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बात कर लो, जितने भी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है उसमें चाइना नंबर 1 है। तो अब चाह के भी चाइना से आप दूर नहीं हो सकते हो, समझे ना। अब डीकपलिंग नहीं किया जा सकता, सॉरी अब डी लिंकिंग नहीं किया जा सकता, अब आपको डीकपल ही कर सकते हो, यानी कुछ कुछ सेक्टर को ही बंद कर सकते हो। अदरवाइज चाइना को टोटल इग्नोर करना किसी भी कंट्री की बस की बात नहीं है अभी, समझे। तो उसके बारे में समझेंगे। इंडस्ट्रियल कूप बाय चाइना, पूरा कब्जा के बैठा हुआ इंडस्ट्री, कौन? चाइना। वेस्टर्न वर्ल्ड लैक्स चाइनीज फोरसाइट, यानी कि चाइना ने जो करके दिखाया है वो वेस्टर्न पावर भी उस चीज़ को एमुलेट नहीं कर सकता, उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ सेवरल डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो क्या वो डिफेक्ट है, चाइना क्यों इतना आगे बढ़ा है, तो हर एक चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस एडिटोरियल्स में। 373 देखो, अब 377 में बताया गया कि अभी जो डिजिटल प्रोटेक्शन जो एक्ट बना है, जानते हो ना, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा जो एक्ट बना है, हाँ DPDB, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा जो हमारा एक्ट है, अभी समझोगे फुल फॉर्म थोड़ी देर में। अभी ये बनने की वजह से एक स्पेशल सेक्शन होने की वजह से RTI का जो मेन सेक्शन है उसको दिक्कत हो रहा है। और RTI जानते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन को गेन करे कि उसका सरकार क्या कर रहा है, उसका सरकार का जो मुलाजिम ऑफिशियल कर क्या रहा है, एक ब्यूरोक्रेसी में चल क्या रहा है, एक जुडिशरी में चल क्या रहा है। तो ये एम्पावर करता था RTI के थ्रू, यानी कि RTI के थ्रू सिटीजन को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। हाँ, उस समय भी एक्सेप्शनल क्लॉज थे कि आप अंडर सर्टन कंडीशन आप ऑफिशियल्स का, वही ब्यूरोक्रेट्स का आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, बट अंडर सर्टन कंडीशन। अब तो DPT, ये जो नया डिजिटल प्रोटेक्शन जो एक्ट आया उसके आधार पे पूरा ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दिया गया ऑफिशियल्स को। तो इस हिसाब से लोग, जो क्रिटिक्स है, जो NGO है, जो एक्टिविस्ट है, वो लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट आने की वजह से RTI और धूमिल हो गया। ऐसे भी सरकार ने बीच में बहुत प्रयास किया RTI को डाइल्यूट करने का, चाहे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट में कितने हैं और ठीक से फिलअप नहीं किया गया है, सेंटर में फिलअप नहीं किया गया है। तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर डेमोक्रेटिक इंडिया। तो वो समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। एंड लास्ट वन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी से आया है। अब देखो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ता पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे पोल्यूटेंट के वजह से, समझे ना, ये PM जाने, और कोई बीमारी, जैसे बहुत सारा बीमारी PM2 और PM10 से भी अटैच है ना। पढ़े थे ना, कोई बीमारी था ना, कौन सा बीमारी था?
पीएम तुम लोगों को नहीं पता? अरे यार तुम लोग गधा है, तुम कुछ नहीं जानता। इससे पहले हम एक हफ्ता कुछ महीना पहले पढ़ा चुके हैं तुम लोग को कि एक अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आया था कि एक बीमारी तुम्हारा उससे पोल्यूशन से अटैच हो रहा था, PM2 और PM10 से। हार्ट रिलेटेड डिजीज तो PM2.5 से तो पहले से ही है। एक कोई डिजीज था वो अटैच हो रहा था, जैसे मलेरिया समथिंग कुछ ऐसा डिजीज था, समझे। अभी एक नया फाइंडिंग्स आया कि माइक्रो प्लास्टिक के वजह से भी कोलेरा का जो केसेस है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक जो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं, समझे ना। तो इसलिए हमें इस तरह का चीज़ सब यूज़ नहीं करना चाहिए, माइक्रो प्लास्टिक सब। तो इसमें फाइंडिंग्स देखेंगे, कोलेरा का जो रिसेंट केसेस हुआ है वो सभी उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखो, फर्स्ट वन एडिटोरियल 371 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 10 अक्टूबर को, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो 19th एशियन गेम्स ख़त्म हो गया, करेक्ट। ये कहाँ पे हो रहा था? चाइना में हो रहा था। स्टूडेंट जानते हो, काफ़ी कुछ जानते हो इसके बारे में, है ना। बहुत न्यूज़ में चला है ये, क्योंकि जब ज़्यादा मेडल जीतेंगे तो सोशल मीडिया सब में आएगा ही आएगा, है ना। हमारे नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीतते हैं तो देखते हो कितना रील बनता है। तो जाहिर सी बात है, जो मेडल जीतेगा तो उसके बारे में तो नाम होगा ही होगा। तो 19th एशियन गेम जो हुए थे अभी जो ख़त्म हुआ, उसमें चाइना जानते हो सबसे टॉप पे है, टोटल मेडल में भी और टोटल गोल्ड मेडल में भी। हाँ, तो उसमें देखो 201 गोल्ड मेडल चाइना ने प्राप्त किया है और टोटल कितना 383 मेडल जीता है चाइना ने। चाइना टॉप 1 है, नंबर 1 पोजीशन गेन किया है, समझे। और हमारे भारत से जो नेतृत्व कर रहे थे PR श्रीजेश कर रहे थे, समझे, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया हॉकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अब इंडिया भी देखो, इंडिया का भी ये सबसे बेस्ट एवर गेम है, ये बेस्ट एवर एशियन गेम्स कैंपेन है ये। क्यों? क्योंकि भारत ने 107 मेडल जीता है, 28 गोल्ड मेडल जीता है, 38 सिल्वर मेडल जीता है, 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दूसरा जो अब होगा नेक्स्ट एशियन गेम्स होगा, वो कहाँ होगा? तुम्हारा जापान में आची नगोया में होगा, 2026 में होगा। तो अच्छा संकेत है हमारे लिए कि इस बार चाइना में इतना जीते, आने वाले समय में और ज़्यादा जीतेंगे। जितना जीतेंगे उतना ही भारत का स्टेटस और आगे बढ़ेगा। और बच्चे लोग स्पोर्ट्स सब सॉफ्ट पावर का काम करता है, समझे ना, सॉफ्ट पावर का है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि झगड़ा होते रहेगा दो कंट्री के बीच में, मगर फिर भी स्पोर्ट्स ऐसा है कि रिलेशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, समझे ना। इसलिए स्पोर्ट्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे देखो, प्रीवियस बेस्ट कितना जीते थे? प्रीवियस जो 5 इयर्स पहले हुआ था जकार्ता में, जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में जो हुआ था, उसमें हम अभी तक का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म किए थे, 70 मेडल आया था। बट इस बार देखो चाइना में जो किए उसमें तो बहुत ज़्यादा मेडल जीते, 107 मेडल जीते हैं, समझे ना। तो ये अपने आप में गजब बात है हमारे लिए। और देखो इस बार यदि बात करोगे तो स्पेशली शूटिंग जानते हो ना, शूटिंग और एथलीट में बहुत ज़्यादा हमें मेडल मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है हमें। 21 डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम जीते हैं इस बार, बहुत ही खुशी का बात है। क्योंकि देखो एक ही में नहीं जीते हैं, अलग अलग जो स्पोर्ट्स होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी हमने मेडल जीता है इस बार। हाँ, जैसे कि तुम लोग जानते हो भारत 4th रैंक आया है तुम्हारा 107 मेडल के साथ। और पिछले बार हम लोग जकार्ता में, है ना, जकार्ता में हमारा रैंक 8 आया था, 8 टोटल पोजीशन, और इस बार हम 4th आए हैं। तो जंप किए हैं, बहुत अच्छा जंप है। पिछले बार जो गेम हुआ था इंडोनेशिया में स्टूडेंट, उसमें हमारा रैंक क्या था? 8 रैंक था इन टर्म्स ऑफ विनिंग मेडल्स। इस बार हमारा 4th रैंक है। तो सोचने वाली बात है, जब हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे कर रहे हैं तो विद्यार्थी क्या कर रहा है? तो इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये हम स्पोर्ट्स प्लेयर से भी सीख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल है, समझे। बहुत अच्छा जीतते हैं। देखो इंडिया, देखो ट्रैक एंड फील्ड में 29 मेडल जीता है, उसमें 6 तुम्हारा गोल्ड है। शूटिंग में बताओ 22 मेडल जीते हैं, उसमें 7 तुम्हारा गोल्ड है। आर्चरी, हाँ, और हाँ आर्चरी में भी हम 9 जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड है। तो कहने का मतलब ये जो 3 स्पोर्ट्स, इसमें बहुत अच्छा हमने गोल्ड मेडल या टोटल मेडल हमने जीता है। इसलिए स्टूडेंट ये जो 3 स्पोर्ट्स है, ट्रैक एंड फील्ड,
शूटिंग और आर्चरी, इसमें जो हमने मेडल जीता है लगभग हाफ जीता है। जैसे 107 को हाफ कर दोगे तो ये 3 सेक्टर में ही हमने लगभग हाफ मेडल जीता है। और बाकी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में जीता है जो तो अभी तक खेलते भी नहीं थे हम लोग। तो इस बार अच्छी बात है कि एक तो वुमेन जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ है ना, बहुत अच्छा जेंडर। देखो यहाँ पे लिखा गया है 52 मेडल्स पुरुष ने जीता और 46 मेडल वुमेन ने जीता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे बेस्ट जेंडर है ना, जेंडर एम्पावरमेंट कुछ नहीं हो सकता है। अब बाकी रेस तुम्हारा दूसरे इवेंट में है। देखो 15 साल का बच्चा अनाहत सिंह, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्क्वैश में। संजना बथुला, और वो भी रोलर स्केटिंग में ब्रॉन्ज जीती है। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, समझे ना। और ब्रॉन्ज जीतना ही बड़ी बात है ना। अब इस प्लेटफॉर्म पे ब्रॉन्ज मतलब 3rd रैंक आना, तो बहुत अच्छा मानूंगा मैं इसको। इतने छोटे छोटे एज के बच्चे लोग जीते हैं। तो परफॉर्मेंस इज हिस्टोरिक ड्यू टू सेवरल रीजन। अब ऐसे एक दिन में इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं हो जाता है स्टूडेंट, इसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा, समझे। तो देखो हमने एथलेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया, शूटिंग में, आर्चरी में, स्क्वैश में, रोइंग में बहुत अच्छा काम किया, बहुत जीते हैं मेडल, है ना। हाँ, अभी तक देखोगे एक रिपोर्ट है स्टूडेंट, उसके आधार पे देखोगे ना। देखो यहाँ पे पता है इंडिया सिक्योर्ड मेडल्स इन इवेंट्स जैसा वुमेन शूट आउट आफ्टर 72, 72 साल बाद हमने वुमेन शूट आउट में जीता है ना। मैन तुम्हारा डिक्थलोन, ये भी एक गेम है, उसमें हमने जो मेडल जीता है वो 49 ईयर्स बाद जीता है। इक्वेस्ट्रियन, ये भी एक गेम है, उसमें हमने जो मेडल जीता है 41 ईयर्स बाद जीता है। मेंस का 4x400 रिले जो एक गेम है, उसमें भी हम पार्टिसिपेशन जो किए हैं 61 ईयर्स के बाद किए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट गेम्स में हमने जो मेडल जीता है, कई तो हम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे और कई हम लोग बहुत साल बाद पार्टिसिपेट किए मगर हमने मेडल जीता है उसमें भी। तो ये भारत का कन्विक्शन दिखता है स्पोर्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन में भी, कि सब लोग एक ही स्पोर्ट्स पर नहीं दौड़ रहे हैं, सब लोग केवल नीरज चोपड़ा बनना नहीं चाह रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे से जो स्पोर्ट्स प्लेयर है फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हर एक स्पोर्ट्स को ही तवज्जो मिलना चाहिए कंट्री में, है कि नहीं बताओ तो। और इससे भी दिखता है हमें कि अलग अलग स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स प्लेयर बहुत अच्छा काम किए हैं। तो देखो 31 एथलीट्स, वो मल्टीपल मेडल्स मिला है अलग अलग तुम्हारा उसमें स्पोर्ट्स में। 22 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स, बताओ 22 तो नया रिकॉर्ड है, चाहे वो शूटिंग का हो, चाहे आर्चरी को, एथलेटिक का, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, जो पहले हुआ ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो हमारा चाइना का जो रहा है एशियन गेम्स बहुत ही अच्छा रहा है भारत के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया, जकार्ता कंपेयर में इस बार क्यों इतना ज़्यादा जीते हैं। तो इसका श्रेय सबसे पहले श्रेय जाएगा खेलो इंडिया स्कीम को। जो हमारे अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मोदी गवर्नमेंट है, इसने बहुत मेहनत किया है स्टूडेंट। जैसे खेलो इंडिया स्कीम, ये कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें कोशिश था कि कैसे टैलेंट को नर्चर किया जाए, जो टैलेंटेड प्लेयर सब है अलग अलग स्पोर्ट्स में, उसको कैसे फैसिलिटी दिया जाए, कैसे उसका टैलेंट को टैप किया जाए। इसमें देखो प्रत्येक साल 1000 एथलीट को मौका मिलता है खेलो इंडिया स्कीम में शामिल होने का। और खेलो इंडिया मतलब है कि बहुत सारा उसमें स्पोर्ट्स है, समझे। और हर एक एथलीट को लगभग 6 लाख रुपए मिलता है सालाना, फंडिंग मिलता है, समझ रहे हो। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है ना। उसमें ट्रेनिंग, डाइट, लॉजिंग, रहने का व्यवस्था सभी कुछ है स्टूडेंट। और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिलता है, यानी कि प्रत्येक उसको सैलरी भी मिल रहा है 10,000 का। अच्छा है ना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जरा बताना हमको, कि फैसिलिटी भी मिल रहा है, 10,000 उसको मिल रहा है, तो मन में अब एक विश्वास लगेगा ना कि हम कमा भी रहे हैं कुछ। नहीं, जैसे हर प्लेयर हमारे इंडिया में रणजी जरूर खेलना चाहता है, क्यों बताओ? रणजी से पैसा मिलता है। रणजी जो होता है, रणजी हमारा बहुत ही वेल फ्लरिश स्पोर्ट्स है हमारा, जो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी सब होता है ना जी। तो देखो MS धोनी भी रणजी खेल चुका है, सुरेश रैना भी रणजी खेल चुका है, बड़े बड़े प्लेयर रणजी खेलते हैं। रणजी इसलिए क्योंकि आपका सैलरी वहाँ पे सिक्योर हो जाता है। कई प्लेयर लोग इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, कई प्लेयर लोग IPL में नहीं आ पाते, तो बट फिर भी उन लोग का ख्वाहिश रहता है कि रणजी हम खेलते रहें। क्यों? क्योंकि इससे सस्टेन्ड सैलरी आएगा, उन लोग को कंटिन्यूस सैलरी आता है। और देखो यहाँ पे भी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया कि 10,000 प्रत्येक मंथ दे रहे हैं, तो प्रेशर नहीं होगा। कम से कम माँ बाप जो भेजे हैं उस पर प्रेशर नहीं होगा कि पैसा भेजो। अरे भाई 10,000 कमा के हो सकता है वो 5,000 घर में भी भेज रहा हो, क्योंकि सभी चीज़ फैसिलिटी तो मिल ही रहा है उसको वहाँ पे,
समझे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत सरकार के द्वारा। देखो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो बेस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे सबको बच्चे लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ऐसा ही ट्रेनिंग सेंटर खेलो इंडिया सेंटर है ना, खेलो इंडिया एक्रीडेटेड एकेडमिक्स और सब टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप्स पे, यानी कि जितने भी तरह का ट्रेनिंग चाहिए वो सब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है खेलो इंडिया स्कीम। समझ गए ना। तो देखो अब यहाँ पे तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये खेलो इंडिया स्कीम ने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया इस ओलंपिक में। तो 124 जो एथलीट थे बच्चे लोग, वो खेलो इंडिया स्कीम के अंदर ही ट्रेंड हुए थे और वो पार्टिसिपेट किए इस बार। तो साफ साफ तुमको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। 124 जो स्पोर्ट्स प्लेयर थे हमारे, सब तुम्हारे, हाँ कई प्लेयर ऐसे भी होंगे जो खेलो इंडिया से नहीं डायरेक्ट शामिल हो गया होगा कि वो बेस्ट कर रहे होंगे अपने अपने स्टेट में, अपने अपने घर में ही बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मगर 124 जो स्पोर्ट्स प्लेयर है जो खेलो इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि भारत सरकार ने बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखो, सी द सक्सेस ऑफ इंडिया इन द रिसेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। अभी देखोगे अभी का जो गेम्स है यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें भी भारत ने बहुत बखूबी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि 60 साल लोग पहले वाला पास्ट 60 ईयर्स, तो उसमें उतना मेडल नहीं जीते थे जितना तुम्हारा अभी रिसेंट टाइम में हम मेडल जीते हैं। बात समझे। इसमें बताया गया है कि इस बार जो हम जीते हैं बहुत ज़्यादा जीते हैं। देखो, इन द पास्ट 60 ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इंडिया हैड वन ए टोटल ऑफ 18, यानी कि 60 साल का आंकड़ा लोगे तो इंडिया केवल तुम्हारा 18 मेडल्स ही जीता था, समझो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। बट रिसेंट में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम अलोन जो हुआ है, हाँ उसमें देखो हमने 26 मेडल जीता, उसमें से 11 तुम्हारा गोल्ड मेडल है। तो 60 साल का जो आंकड़ा है उसको हमने रिसेंट टाइम में 1-2 साल में ही उसको कम कर दिए। इसका मतलब रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ही नहीं अवेयरनेस तुम्हारा स्पोर्ट्स पे देखने को मिला है और सरकार की तरफ से भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा देखने को मिला है। इंडिया हैज़ ऑल्सो वन 16 मेडल। देखो पहली बार बहुत सारे सेक्टर में तो पहली बार इंडिया मेडल जीत रहा है स्टूडेंट, समझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई हो चुका है। प्लेयर लोग भी अलग अलग डिसिप्लिन लेना पसंद कर रहे हैं, अलग अलग गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। अब खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर देख सकते हो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने हैं वो खेल के लिए। 300 स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना, मल्टीपर्पज़ हॉल बना, सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बना, देखो और भी बहुत सारे मिनी छोटे वाले स्टेडियम बने। और देखो स्पोर्ट बजट किस लेवल पे बढ़ा है। 2024 में बच्चे लोग लगभग 800 करोड़ रुपया दिया जाता था स्पोर्ट्स के लिए, और अभी 2023 और 24 का आंकड़ा देख लो तुम लोग, हाँ लगभग 2200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। यही स्कीम के वजह से देखो हमारे प्लेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। देखो इंडिया ने कोशिश किया है अपने जो बेस्ट एथलीट प्लेयर है ना उसको ना ट्रेनिंग करवाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसे देखो फॉरेन एक्सपोजर, अब जैसे इंडिया में खेल रहा है वो बाहर जाएगा, बाहर का एक्सपर्ट है, बाहर का 1 से 1 ट्रेनी लोग होगा कि नहीं होगा बताओ, ट्रेनर्स लोग, उसको बुलाया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा भारत में, समझे। वर्ल्ड क्लास कोच को बुलाया गया है ना, उसके लिए देखो खर्च किया गया। देखो एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50,000 फॉर एलाइट एथलीट्स, बताओ एथलीट्स के लिए इतना पैसा दिया गया। 25,000 तुम्हारा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स, यानी कि पैसा बहुत दिया गया है ट्रेनिंग के लिए इन लोग के लिए, समझे। बाहर से बड़े बड़े कोच को बुलाया गया जो बेस्ट कोच है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जब एक्सपोजर इस लेवल पे है, फॉरेन एक्सपोजर है, पैसा इस लेवल पे दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो स्किल जो डेवलप्ड होगा वो अनमैचेबल होगा, समझे। तो इसलिए देखो टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसी बोलते टॉप स्कीम, ये स्कीम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहा भारत के लिए, बहुत ही भारत के लिए फेवरेबल रहा। हाँ मॉनेटरी एंड टेक्निकल सपोर्ट देख लो कितना बढ़िया, देखो जैसे उसी का हिस्सा है कह सकते हो। एथलीट को लगभग 275 फॉरेन एक्सपोजर मिला है, यानी कि समझ रहे हो ना, 200 से भी अधिक टाइम वो बाहर जाने का उसको मौका मिला है। वेरी गुड ना। भारत ने देखो 49 फॉरेन एक्सपर्ट को हायर किया है बाहर से, 200+ साइंस एक्सपर्ट को बुलाया है यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, कहीं क्रैम्प हो जाए, समझ रहे हो ना। तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग के लिए बाहर से लोग को बुलाया गया। 75 स्पेशलाइज कैंप बनाया गया, समझे।
एथलीट को 200 कैंप डेज मिला है ट्रेनिंग करने के लिए। नीरज चोपड़ा है ना, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाया, उसको बताओ, उसको ट्रेनिंग करने के लिए यूरोप भेजा, साउथ अफ्रीका भेजा, यूएसए भेजा, और वहाँ पे 586 डेज का उसने ट्रेनिंग लिया है। ये टोक्यो ओलंपिक के बाद का बात है स्टूडेंट। तो देख रहे हो ना नीरज चोपड़ा कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया ना भारत के लिए, तो उसका एफिशिएंसी को और इंक्रीज करने के लिए फॉरेन एक्सपोजर दिया जा रहा है सरकार के तरफ से। सिमिलरली देखो अविनाश मुकुंद साबले, उसको भी ट्रेनिंग के लिए यूएस भेजा गया, स्विट्जरलैंड भेजा गया, हंगरी भेजा गया, मोरक्को भेजा गया। हाँ, फॉरेन ट्रेनिंग और इक्विपमेंट लगभग देखो 3 करोड़ रुपया दिया गया है सेलर्स को खर्च करने के लिए, यानी कि वही प्लेयर सब के लिए ऊपर। शूटर्स को भी देखो स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, चेक रिपब्लिक में, कितना 4 करोड़ रुपया दिया गया इसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो देयर इज एक्सपेक्टेशन डैट इंडियन एथलीट्स विल कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज वी गो फॉरवर्ड। तो इस लेवल पे यदि सपोर्ट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इस लेवल पे यदि फॉरेन एक्सपोजर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो जाहिर सी बात है आने वाले ओलंपिक में, आने वाले गेम्स में हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सपोर्ट फुल सपोर्ट है और हमारे प्लेयर्स तो है ही एक से एक अच्छे। आगे देखो स्टूडेंट, एडिटोरियल 372 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तुम्हारा 6 अक्टूबर में आया था बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में। तो मामला समझो क्या है। अब जानते हो कि कुछ भी करेगा कोई भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो चाहता है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग हब बने तो बिना चाइना के हेल्प से नहीं बन सकता। अब जर्मनी चाह रहा है कि कुछ इंडस्ट्री हम क्रिएट करें, तो भाई आप इंडस्ट्री क्रिएट करो, अच्छी बात है, आप चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझे। कुछ ही सेक्टर में आप इग्नोर कर सकते हो, पूरा डीलिंक नहीं कर सकते हो, डीकपलिंग ही कर सकते हो, समझे। डीलिंक मतलब क्या होता है, पूरा ही तोड़ देना, है ना, पूरा ही ख़त्म हो जाना। बट आपको यदि आपको चाइना पसंद नहीं है, चाइना का फार्म्स पसंद नहीं है, तो कुछ ही सेक्टर तक आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। जहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोला है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट जो फार्म्स सेक्टर है उससे रिलेटेड वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जानते हो चाइना चोरी के लिए जाना जाता है, चाइना है ना टेक्नोलॉजी थेफ्ट के लिए जाना जाता है। मगर उसके बावजूद भी चाइना को टोटल इग्नोर करना 21वीं सेंचुरी में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी तुम्हारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड के लिए, केवल चाइना के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए। देखो ना, इतना हमारा गालवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर भी देखो चाइना से हम इस बार रेशन का 5 मंथ्स का दिखाया ना तुम लोग को आंकड़ा कुछ दिन पहले, उसमें भी हम वही बोले थे कि अभी भी हमारा सब ज़रा इम्पोर्ट चाइना से ही होता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है स्टूडेंट, उसको रातों रात आप बंद नहीं कर सकते। आप ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं अपना ही ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, वही लोकल चेन सिस्टम बना के, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम का जब कल्पना होगा, जब बात होगा, तो चाइना तुमको फोर फ्रंट में नज़र आएगा। तो कैसे उससे विन अवे हो जाओगे, तुम उससे दूर जा ही नहीं सकते हो। तो देखो वहाँ पे दिखाया गया है कि जर्मनी है ना, जर्मनी चाहता है कि वो रूफटॉप सोलर पैनल पे काम करे, तो वो काम करेगा तो चाइना को फ़ायदा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, वो है ना, वो सिलिकॉन वेफर से लेके लास्ट स्टेज तक पूरा चाइना के पास ही टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं इस बात को। तो देखो जब जर्मनी प्रमोट कर रहा है रूफटॉप सोलर पैनल, तो इसका असर डायरेक्ट चाइना को पड़ेगा और चाइना का डिमांड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और बाकी यूरोपियन कंट्री भी कुछ भी करता है इस तरह का सिमिलर, है ना, एक्टिविटी, तो चाइना को ही फ़ायदा होगा। तो चाइना देखो वही बोले देन मूव क्विकली टू एक्वायर्ड सेल, उसके बाद चाइना को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब चाइना क्यों ना फ़ायदा हो, अब देखो चाइना जो स्टेट के अंदर जो करता है, यानी कंट्री के अंदर जो करता है, वो बहुत सारे कंट्री को पता भी नहीं है। चाइना देखो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा चाइना, बताओ तो। चाइना, हाँ, चाइना का वर्ल्ड विश्वास नहीं करता है चाइना का डेटा के ऊपर। जैसे कोविड में भी बहुत सारे लोग मरे थे, तो मैनिपुलेट करके चाइना अपना डेटा दिया था। हाँ, तुम चाइना पे भरोसा मत करो। और चाइना देख दो, चाइना पे हमेशा आरोप लगता है कि वो करेंसी मैनिपुलेट करता है एक्सपोर्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हाँ, आप करेंसी मैनिपुलेट करते हो, आप करेंसी को डिवैल्यू करते हो, यानी कि अपने करेंसी का वैल्यू कम करते हो, इसलिए कम करते हो कि आपका एक्सपोर्टर बेनिफिट उठाए। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो हमेशा करेंसी को डिवैल्यू ही करेगा। बात समझे, अपना करेंसी को जानबूझ के डेलिबरेटली कम करना वैल्यू। तो कोई कंट्री क्यों करेगा, कोई कंट्री इसलिए करता है स्टूडेंट, जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। और चाइना के ऊपर तो लगातार 10 साल से एलिगेशन लग ही रहा है ये चीज़,
कि चाइना जानबूझ के डेलिबरेटली अपने करेंसी क्या करता है, डीवैल्यू करता है, ताकि उसको एक्सपोर्टर उसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 1, टेक्नोलॉजी स्टीलिंग में भी चाइना आगे है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी आता है चुरा लेता है और बहुत ही पाबंदी लगता है। चाइना में कोई भी फार्म खोलना चाहे FDI वगैरह, तो उसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है और उसका टेक्नोलॉजी भी छुड़ा लेगा चाइना। उसके बावजूद भी चाइना को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि चाइना अपना स्टेट सब्सिडी देता है। स्टेट सब्सिडी समझ रहे हो ना, चाइना खुद गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। जब चाइना स्टेट मतलब चाइना खुद ही सब्सिडी देता है तो उसका सामान तो बहुत सस्ता होगा। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में उसका सामान बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि आखिर इंटरनेशनली क्या चाहिए होता है, सस्ता सामान चाहिए होता है। अब चाइना बार बार तुम्हारा अपने मैन्युफैक्चर को सब्सिडी दे रहा है तो उसका सामान वो हो जाएगा। और एक बार पूरा कब्जा लिया मार्केट तो उसके बाद महंगा भी कर दिया जाए, क्या दिक्कत है भाई। इंडिया में यही ना प्रॉब्लम है, इंडिया में सोलर पैनल बनता ही नहीं क्योंकि सस्ता आ जाता है चाइना से। इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता, जैसे स्टील हो गया, स्टील का बहुत सारा सामान नहीं बन पाता है क्योंकि सामान वहाँ पे बहुत सस्ता आ जाता है। इंडिया में बनाओगे तो महंगा होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन देखो ना, बच्चे लोग जो तुम मोबाइल फ़ोन अभी रखे हो, मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ता आ जाता है चाइना से। यही मोबाइल फ़ोन इंडिया में बने जो 10,000 में तुम चाइना से देख रहे हो, यहीं पे तुम्हारा 50-60 हज़ार हो जाएगा। तो कहने का मतलब चाइना इज सो, है ना, चाइना ने बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा डेवलप कर लिया बहुत सारे सेक्टर में। तो नाउ चाइना देखो फुल वैल्यू चेन सिस्टम में पूरा डोमिनेट करता है। और यदि मैं बात कर लूँ सोलर मॉड्यूल्स का, तो पॉलीसिलिकॉन यानी कि स्टेज 1 से लेकर लास्ट प्रोडक्ट तक, समझे ना, पूरा कंट्रोल है चाइना का। हाँ देखो, जैसे विंड टर्बाइन मार्केट में भी 60% कंट्रोल है। API में भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो भी दवाई बनाते हो, बल्क ड्रग्स, इसको बल्क ड्रग्स कहते हैं, जो भी दवाई बनाते हो तो API का यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स का, उसमें भी चाइना सबसे आगे है। और जहाँ तक सवाल है इंडिया का, तो इंडिया अभी भी 55% तुम्हारे चाइना पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए बीच में आया था ना, बोला था ना कि हम अलग चेन सिस्टम बनाएंगे, रेजिलियंट, है ना, सप्लाई चेन सिस्टम बनाएंगे जिसमें दूसरे लाइक माइंडेड कंट्री पे हम डिपेंड होंगे API के लिए। मगर अभी बोलोगे तो अभी तो नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। चाइना से पीछे छुड़वाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो चाइना को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जिस हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप्ड हुआ है। आगे देखो स्टूडेंट, चाइनीज़ कार कंपनी देखो ग्रेडेड द चाइनीज़ का जो कार कंपनी है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी तो टेस्ला भी बोल रहा है कि हम भी करेंगे इन्वेस्ट। देखो वो इन्वेस्ट करने वाला है, देखो कर चुका है। यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला चीज़ आया कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदा दिया है चाइना को। नंबर 1 है ना, बैटरी देखो, बैटरी टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी में भी बहुत आगे है चाइना। रिजर्व जानते हो, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और नहीं है तो दूसरे कंट्री में जाकर निकाल रहा है वो। कोबाल्ट में गया कि नहीं गया, वहाँ पे क्या बोलते हैं DRC में गया कि नहीं गया। तो तुम्हारा अफ्रीका में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ चला जा, यानी कि अपने पास नहीं तो दूसरी जगह पर भी पार्टनरशिप करके वो ले रहा है वो, समझे ना। तो चाइना देखो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू में सबसे आगे, इसी वजह से तो तुम्हारा उसका बैटरी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी सब बहुत सस्ता हुआ वहाँ पे। और वर्ल्ड पूरा डिपेंडेंट है स्टूडेंट, है ना। जैसे देखो टेस्ला का देखो, टेस्ला ने भी तुम्हारा संघाई गीगा फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है, समझे ना। तो टेस्ला भी मजबूर हो गया कि भाई चाइना इतना आगे है तो आई हैव टू, क्योंकि बिजनेस का क्या असूल है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो चाइना स्ट्रैटेजिक फोरसाइट इज़ विजिबल इवन इन रॉ मटेरियल। देखो हर एक चीज़ में मिलेगा। जैसे देखो चाइना के पास जो चीज़ नहीं है वो भी वो एक्सपोज करने के लिए जा रहा है, देखो, है ना। कंगो में कोबाल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है, बोलीविया में लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है ना। जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हम निकल नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरे तरीके से ले लेगा चाइना, ठीक है ना। चाइना ऑल्सो बॉट अप कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारा कंपनी खरीदा है, US में भी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है सब में चाइना का बहुत बड़ा ही क्या है, पकड़ है। तो वेस्ट फाइंड इट्स इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट चाइनाज स्ट्रेटजी। जो चाइना ने करके दिखाया वो वेस्ट कॉपी नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि देखो एक तो वेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। चाइना में एक सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होता है, तो क्या दिक्कत है, वो अंदर ही अंदर मामला सुलझा लेगा। दूसरी बात है स्टेट खुद सब्सिडी दे रहा है और पता भी नहीं चला कितना सब्सिडी दे रहा है। यदि वेस्ट सब्सिडी दे, यदि हमारा कंट्री सब्सिडी दे तो डायरेक्ट WTO में वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएगा। नहीं, वो लोग ग्रीन सब्सिडी में हो जाता है, हम लोग का एम्बर और ब्लू बॉक्स वाला सब्सिडी में हो जाता है फाइट। बात समझे। तो यहाँ पे देखो कटिंग एज जो रिसर्च है इंडस्ट्री का चाइना में अभी भी चल ही रहा है। तो चाइना तो और बेटर होते चला जाएगा 5G टेक्नोलॉजी सब में, समझे। और वहाँ पे देखो लैंड भी बहुत ज़्यादा है, स्टेट का फुल सपोर्ट है, स्टेट खुद ही लोन दे रही है,
इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता है तो बहुत ही फेवरेबल जगह हो गया ना मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। दूसरा तीसरा देखो, अब देखो चाइना कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अभी देखो, अभी चाइना ने बहुत काम किया है पॉल्यूशन के ऊपर, अभी काम किया है, मगर चाइना जानता है कि पॉल्यूशन के साथ भी कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अलग बात है कि चाइना ने रिसेंट टाइम में बहुत प्रयास किया है पॉल्यूशन कम करने के लिए। अब चाइना क्या कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देता है कि यार पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, कोई बात नहीं, सामान तो बन रहा है यहाँ से, वो वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वेस्ट पूरा स्टैंडर्ड के साथ चलता है, पूरा एथिकल वैल्यूज़ के साथ चलता है, समझे। और उसके बाद देखो चाइना का अपना ही डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है स्टूडेंट। और लास्ट वन का स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग, और जो रिसोर्सेज उसके पास नहीं है वो भी रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए दूसरे कंट्री के साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है। तो कैसे होगा फिर, चाइना कैसे मुकाबला करोगे? चाइना चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव सभी चीज़ में आगे है, जिसके वजह से तुम्हारा बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बनता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। तो देखो ये जितने भी चीज़ तुम लोग को बताएँ हम, हाँ, चाहे वो कटिंग एज रिसर्च के बारे में, चाहे स्टेट बैक्ड लोन्स या सब्सिडी के बारे में, चीप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और लेबर भी तो बहुत सस्ता है। अभी देखो मानते कि इंडिया में लेबर उससे भी सस्ता हो गया, मानते कि वियतनाम उससे भी सस्ता हो गया, मगर शुरू में जब मैन्युफैक्चरिंग हब बना, स्टार्टिंग फेज था, तो उस समय तो बहुत सस्ता था तुम्हारा लेबर। यही कारण तो है कि आउटसोर्सिंग किया गया है, बहुत सारा यूएस का तुम्हारा है ना कंपनी सब उसको शिफ्ट किया गया चाइना में। सबसे बड़ा रीजन क्या है? लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट अभी भी कम ही है, हाँ इंडिया में उससे ज़्यादा कम है, मगर ये सभी फैक्टर है कि लेबर कॉस्ट भी कंपेरेबल वहाँ कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये सब चीज़ वेस्ट नहीं दोहरा सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट चाइना का जो हेजीमोनी है मैन्युफैक्चरिंग में स्टिल कंटिन्यू रहेगा अभी कुछ दशक तक, उससे आप विन अवे नहीं हो सकते हो, समझे। भले ही आप चाइना को पसंद करो नहीं करो, स्ट्रैटेजिकली उसे कोई मतलब नहीं है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है तो कंटिन्यू रहेगा अभी कुछ सालों के लिए। आगे देखो एडिटोरियल 373 जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा डाउन टू अर्थ में आया था, ये मैगजीन है स्टूडेंट, तो 1 से लेके 15 सितंबर तक उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकाल के तुम लोग को दिया गया है इस एडिटोरियल में। देखो मामला क्या है, बार बार सेमी चीज़ रिपीट होगा यहाँ पे। मामला क्या है, सबसे पहले हमें आरटीआई का सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे समझ लेना चाहिए, समझे ना। हाँ, ए टू जे समझ लेना चाहिए, क्लॉज है 8 सेक्शन 1 क्लॉज ए टू जे, ये हमें समझना चाहिए। अच्छा आरटीआई कब आया? 2005 में आया था, है ना, हमने दूसरे कंट्री से बोरो किया। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। यदि कोई भी ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी सरकार का दफ्तर है, समझे, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर जो भी पब्लिक अथॉरिटी, जिसको सिंपल कहेंगे, पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, यानी कि सरकार के बिहाफ में जो भी काम कर रहा है, जहाँ पे सरकार का फाइनेंस जो पैसा लगा हुआ है, पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, ये सिटीजन का अधिकार है, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, समझ गए ना। तो इसके लिए आरटीआई लाएगा। आरटीआई इसलिए लाया गया ताकि हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, समझे ना, क्योंकि लोगों को अधिकार है जानने का। और उसमें एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है 8 क्लॉज 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आरटीआई के हिसाब से देखोगे तो। इसमें एक्सेप्शन दिया गया, बढ़िया सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने, इसको समझोगे तभी तुम डीपीटीबी उसको समझ पाओगे, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझ पाओगे। इसमें यह बताया गया है स्टूडेंट कि ये एक्सेप्शन है, यानी कि कोई भी ऑफिसर बोल सकता है कि हम तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यानी कि एज पर सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे के आधार पे क्या है कि कोई भी स्टेट ऑफिशियल बोल सकता है कि ये हम तुम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। बट एक कान से अच्छे सुनो, बढ़िया सुनो, तभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट का बात ना हो। जैसे मान लो, इधर ध्यान दो, एक ब्यूरोक्रेट है जो काम करता है, अब कोई सिटीजन कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है ब्यूरोक्रेट के कोई काम से लेना देना नहीं है, तो उस समय ब्यूरोक्रेट मना कर सकता है कि हम तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये पब्लिक डिस्चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आपका आरटीआई, तो उस समय हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है कि हम यदि इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो मेरा जो इंडिविजुअल लाइफ है, मेरा जो प्राइवेसी है वो वायलेट हो जाएगा, तो उस केस में हम नहीं दे सकते हैं। मगर बढ़िया समझो, 2 केस में नहीं दे सकते ना, यदि पब्लिक डिस्चार्ज में नहीं हुआ है, यानी कि जो भी एक ब्यूरोक्रेट ने, ऑफिसर ने जो काम किया है
वो पब्लिक ड्यूटी नहीं था, मगर फिर भी कोई एक्टिविस्ट, फिर भी कोई सिटीजन जानना चाह रहा था तो उस समय डिनाई कर सकता है ऑफिशियल। नंबर 2 क्या है कि कुछ भी सिटीजन मांग रहा है किसी पब्लिक ऑफिशियल से, जिसकी वजह से पब्लिक ऑफिशियल्स का जो अपना इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसमें वायलेशन हो सकता है, तो उस समय मना कर सकता है, बोल सकता है कि हम नहीं देंगे तुमको ये इन्फॉर्मेशन। कौन? पब्लिक ऑफिशियल सिटीजन को बोल सकता है ऐसा। मगर इस चीज़ का ध्यान रहे, जब ये ऐसा कर रहा होगा तो वो दो जो बात है, दोनों केस, वो इतना भी होना चाहिए कि पार्लियामेंट को भी जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर को भी जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तब उसको रिटर्न देना पड़ेगा, उसको लिख के कि ये जो हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये हम पार्लियामेंट को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये हम विधानसभा को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये इतना खतरनाक प्रोविजन था ये। इसका मतलब तो डर जाएगा, ये ऑफिशियल डर जाएगा, यानी कि ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रहा है वो एक्चुअली पार्लियामेंट को डिनाई कर रहा है, वो स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है। और फिर उधर डिनाई करेगा तो फिर इधर से प्रेशर होगा कि भाई काहे डिनाई कर रहा है, कहाँ तुम्हारा फंडामेंटल है, कहाँ तुम्हारा प्राइवेसी हनन हुआ। तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि नहीं है, बताओ तो। अब इस बार जो एक्ट आया है ये सब प्रोविजन मटियामलित कर दिया है, इसको सब खत्म कर दिया। तो जो आरटीआई जिस सेक्शन के वजह से सबसे पावरफुल था वही सेक्शन को डायल्यूट कर दिया गया है इस बार तुम्हारा डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से। तो इसलिए एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं कि एक तो पहले से ही प्रॉब्लम है आरटीआई में, और आप ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट ले आए हैं इसकी वजह से जो भी आर्टिकल था जिस पे काम किया जा सकता है, जो भी सेक्शन था जिस पे काम किया जा सकता था, वो सेक्शन को भी आपने और डायल्यूट कर दिया। समझे, मामला ये है स्टूडेंट, समझे। वो सब लिखा गया वहाँ पे पढ़ लेना, सेकंड में भी वही लिखा गया है, समझे। इट इज़ अ नॉट रिलेट टू अ पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। उस समय मना कर सकता है पब्लिक ऑफिशियल्स, या फिर प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल में इन्वेजन हो रहा है तो उस समय भी मना कर सकता है। बट एट द सेम टाइम ये बात याद होना चाहिए कि स्टेटमेंट उसका लिखित में होना चाहिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को भी नहीं दे सकते हैं। तो मैनी रिक्वेस्ट, बहुत सारे रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है तुम्हारा आरटीआई एक्टिविस्ट का, ऐसा वो लोग कहते हैं कि ये प्रोविजन को लेके ऑलरेडी बहुत रिजेक्ट कर चुका है पब्लिक ऑफिशियल सब। तो फर्दर देखो यहाँ पे थर्ड पेज देखो, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर इन्फॉर्मेशन वॉज डिनाइड विच मेड द आरटीआई एक्टिविस्ट अनहैप्पी। इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट खुश नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा इस सेक्शन को यूज़ करता है कि चलो ये पब्लिक इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है ना, ये इंडिविजुअल प्राइवेसी का वो वायलेट कर रहा है इसलिए हम नहीं देंगे। तो बहुत सारा देखो, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर का अप्राइजल रिपोर्ट क्या रहा, उसने किस तरह काम किया है, तो बिल्कुल वो सिटीजन को जानने का अधिकार है, तो कई बार मना कर दिया जाता है। नंबर 1 है ना, गवर्नमेंट कई बार प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में कौन कौन बेनिफिशियरी हुआ, किसको किसको लाभ हुआ, जब ये आरटीआई एक्टिविस्ट जाता है आरटीआई करने के लिए तो उसको नहीं मिल रहा है वही सेक्शन के वजह से। ठीक है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है पहले से ही मैं बता रहा हूँ, और अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। कितने बोगस कास्ट है, कितने बेकार के कास्ट है, जो बेकार कास्ट मतलब जो कास्ट नहीं है मगर फिर भी आ गया, जैसे सब कास्ट सब होता है ना, जिसका है ही नहीं एक्चुअल में। जैसे हमने देखा था ना कि 2011 का जो सेंसस हुआ था तो उसमें कितने 46 लाख तुम्हारा कास्ट सब आ गया था। एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ को लेकर पहले ही सरकार मना कर चुकी है आरटीआई एक्टिविस्ट को। तो एक्टिविस्ट कहते हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरियस है, और दूसरी बात ये है कि जॉब देने में बहुत करप्शन होता है ना, जानते हो ना, कई बार बीपीएससी का पेपर भी लीक हो जाता है, हो क्या रहा है। तो जो करप्शन है तुम्हारा जॉब देने में, जो नॉन परफॉर्मेंस है बहुत सारे ऑफिशियल्स का, है ना, वो सभी चीज़ का हमको डेटा दो, तो कई बार तुम्हारा वही आईएएस ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट नहीं देता है उसको। तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है। मैं ये बोल रहा हूँ सेक्शन 8 होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। जब हम एक कोई एक्ट लेके आएंगे और ये ख़त्म कर देंगे तो समझ रहे हो ना, अभी कम से कम प्रॉब्लम है तो कम से कम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं बोलने के लिए कि सर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है, तो उस समय कोर्ट भी तो देखेगा कि चलो हाँ सही बात है, सुनो बात इसका, जल्दी दो इसको, डेटा दो जल्दी से, हाँ 80 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर जल्दी दो इसको, कम से कम कोर्ट बोल सकता है। अब जब कोर्ट एग्जामिन करेगा तो कोर्ट के पास तो दूसरा भी एक्ट है, अब तो बोला ठीक तो है तुमको नहीं दिया, क्योंकि जो एक्ट जो लॉ बनता है लॉ के हिसाब से ही ना कोर्ट काम करता है जी। देखो वही बताएगा, नाउ ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड, बात खत्म। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, समझे ना, DPDP, हाँ, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सब चीज़ को चेंज कर दिया है स्टूडेंट। जो सेक्शन 44 क्लॉज 3 हुआ करता था, जो है इसका अभी, इसने पूरा सेक्शन 81J RTI को पूरी तरीके से अमेंड कर दिया।
अब कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो हो तो क्या, हर एक चीज़ ही खेल देगा उसी में वो। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नहीं देंगे, जाओ। अब उसको ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिखित में भी देने की ज़रूरत नहीं है कि हम पार्लियामेंट या विधानसभा को नहीं दे सकते, तो आपने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दिया, समझे ना। तो वही बोल रहा है कि इस अमेंडमेंट के वजह से, है ना, अब क्या माने, यानी कि सेक्शन 44 क्लॉज 3 लाइन है, इसकी वजह से इधर अमेंड हो गया, यानी कि DBDT, ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के वजह से, ये सेक्शन की वजह से वहाँ पे अमेंडमेंट हो गया, RTI में अमेंडमेंट हो गया, समझे ना। तो ऑल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू पर्सन कैन नाउ लीगली डिनाइड, अब डिनाइड हो जाएगा। देखो, और सेक्शन 38 क्लॉज 2 देखो, ये भी बहुत भयानक है। इसलिए एडिटोरियल में क्या था स्टूडेंट, एडिटोरियल में ये 2 सेक्शन था, 44 क्लॉज 3 सेक्शन ऑफ DPDP, और दूसरा क्या है तुम्हारा सेक्शन 38 क्लॉज 2, ये दोनों। इसने भी बहुत सारा तुम्हारा जितना भी लॉ था उसको भी ओवरराइड कर दिया। इसका मतलब RTI सबको ख़त्म कर देगा। ये RTI मोदी गवर्नमेंट के अंदर RTI खुद ही सफ़र कर रहा था, क्योंकि मोदी जी ने वो जो स्टेट का भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए ना, जानते हो ना, हाँ, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो करने के, तो उसका भी तो ठीक से तुम्हारा वो नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं दिया गया, सेंटर में पोस्टिंग नहीं हुआ, ऑलरेडी तुम्हारा अंडर स्टाफ्ड है, तो प्रॉब्लम तो है वहाँ पे, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा इसको आप डाइल्यूट कर दिए इसके प्रोविजंस को, तो दिस विल मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर ऑफिशियल टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, समझ गए ना, क्योंकि उसके पास पूरा पावर मिल गया है। तो एक्टिविस्ट के हिसाब से ये जो स्टेप है सेक्शन जोड़ना, ठीक है, और सेक्शन के वजह से जो RTI पर असर पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है तुम्हारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, उसको पूरा वायलेट करता है। तो ठीक है, स्क्रूटिनी होगा, इसका भी लीगल स्क्रूटिनी होगा, देखेंगे कितना सर्वाइव कर पाता। आगे देखते हैं, लास्ट वन, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 3 अक्टूबर को। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये है क्या मामला, कोलेरा से रिलेटेड है। कोलेरा जानते हो ना, वाटर बॉर्न डिजीज जो है, हाँ, इसका जो केसेस है ना 1 साल में ही डबल हो गया। जैसे WHO का जो रिपोर्ट देखोगे तुम, ये जो 22 तारीख को आया है, देखो 2021 में ना, 2021 कंपेयर में 2022 में डबल केसेस आया कोलेरा का, डबल केसेस, समझ रहे हो ना, पहले 100 था तो 200 आ रहा है। 1 साल के अंदर इतना क्वांटम जंप होना तो बहुत बड़ी बात है ना, नहीं, 1 साल के अंदर डबल केसेस होना मतलब मैटर बहुत ही ग्रेव है, समझे ना। बिटवीन दिस ईयर देखो ट्वाइस एज मैनी कंट्रीज, देखो बहुत सारे केसेस पाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, WHO देखो, WHO ने 2017 में स्पेसिफाई किया था कि कोलेरा केस तुम्हारा 2030 तक 90% घटा देंगे। क्या घटाओगे, 21 कंपेयर में 22 में तो डबल हो गया, तो हो सकता है ये लक्ष्य पूरा ना हो। आगे देखो स्टूडेंट, तो कोलेरा क्या है, कोलेरा वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि पानी की वजह से होता है ये बीमारी, और ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है, समझे ना। जैसे अभी डेंगू किसकी वजह से होता है, वो मस्कीटो की वजह से, वो तो मस्कीटो क्या है उसमें, पैरासाइट की वजह से होता है, सॉरी मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से होता है। मस्कीटो तो एजेंट न है जी, मस्कीटो इज एजेंट जो आपके अंदर डाल रहा है, समझे ना, बात समझे। कोलेरा देखो, कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, समझे। वहाँ पे देखो 2 स्ट्रेंस है, 1 और 01 और 0139, 0139 जो ना वो रेयर है, हाँ, एंड हैव बीन रिकॉर्डेड आउटसाइड एशिया, एशिया से बाहर वो रिकॉर्ड किया गया सेकेंड स्ट्रेन को, बट 01 है उसके वजह से ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है। 2 स्ट्रेन है बच्चे लोग, 2 स्ट्रेन जानते हो ना, 2 म्यूटेशन वाला, दो टाइप का, अलग अलग टाइप का। ये 201 और 0139 के वजह से इस तरह का तुम्हारा कोलेरा केसेस होता है, और ज़्यादातर 01 के वजह से हो रहा है। ज़्यादातर जो कोलेरा केसेस है वो अफ्रीका और एशिया में ही हो रहा है, समझे ना। तो इसमें बताया गया कि एशिया और अफ्रीका में, और यूरोप में जो भी हो रहा है तो वो एशिया और अफ्रीका से जो ट्रैवल करके जा रहा है वही केसेस वहाँ पे है। तो यूरोप में नहीं हो रहा है वो फर्स्ट वाला तुम्हारा 01 वाला जो है। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द इनके, क्यों इतना कोलेरा केस बढ़ा है। वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, किसके वजह, वायरस के वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, समझे, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे
मलेरिया क्या है, मलेरिया का एजेंट तुम्हारा ये है, मस्कीटो है, बट वो क्या है, किसके वजह से होता है, पैरासाइट के वजह से होता है। पैरासाइट का ही नाम तुम्हारा प्लाज्मोडियम है, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोलेरा ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छा से नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो तुम्हारा वार्मर वाटर हो रहा है, सैलिनिटी कम हो रहा है, तो उस समय भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही बैक्टीरिया, इस तरह का जो विब्रो कोलेरिया बैक्टीरिया है 01 स्ट्रेन, वो बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा फ्लडिश कर रहा है। तो ये सब कंडीशन की वजह से देखो फ्लड आ जाएगा, हीट वेव्स आ जाएगा, इंटेंस, जानते हो ना, ये सब क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। वार्म कंडीशन हो जाए तो सब कुछ होगा असर, और ये जब होगा तो इस तरह का जो बैक्टीरिया वो भी फ्लडिश करेगा, नंबर 1। दूसरी बात है कोविड-19 के बाद लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं दिए, ज़्यादातर तुम्हारा पब्लिक हेल्थ केयर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिए, क्लीन वाटर पे ध्यान नहीं दिए। एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से कोलेरा केस इतना आउटब्रेक हो रहा है, समझे। जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में जो रिसर्च हुआ उसके हिसाब से बोला जा रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो मैं उस समय बोल रहा था कि ये पाया गया कि जो माइक्रो प्लास्टिक है उसके साथ भी अटैच हो जाता है कोलेरा। अब माइक्रो प्लास्टिक जानते हो कि बहुत ज़्यादा ही यूज़ है, छोटे छोटे प्लास्टिक सब जो होते हैं, तो इसलिए माइक्रो प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी है ये पैथोजन, ये पैथोजन मतलब ये बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया, ये माइक्रो प्लास्टिक से अटैच हो जाते हैं और इससे उसका लाइफ बढ़ जाता है और बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं इस प्लास्टिक को। तो देखो, तो इस तरह जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही वल्नरेबल है स्टूडेंट। हाँ, और इमिशन ज़्यादा हुआ, ग्रीन हाउस गैस ये सब हुआ, या क्लाइमेट चेंज इसी तरह हो तो वार्मर कंडीशन होगा तो ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया है ये और फ्लडिश करेगा और कोलेरा केस बढ़ते चला जाएगा। दैट्स इट, ख़त्म कर दिए।